प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और इस बार 2026 बोर्ड परीक्षा में 21 फरवरी को गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए मेरे प्यारे बच्चों गृह विज्ञान का एक 100% वायरल पेपर लेकर के हाजिर हो चुका हूँ। बिल्कुल ये पेपर 100% वायरल है और साथियों आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का गृह विज्ञान वाले पेपर में 70 में 70 मार्क्स पक्का हो जाएगा, क्योंकि बच्चों इस वीडियो के माध्यम से हम सभी इस पूरे वायरल पेपर 823 आईसी कोड के पेपर का फुल सोल्यूशन वो भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर समझने वाले हैं, जो कि यूट्यूब पे कोई नहीं बताता है। और मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो के माध्यम से पूरा तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से टॉपर ने कॉपी लिखता है और आपको भी किस तरीके से लिखना है, कौन सी गलतियां नहीं करना होगा। अगर गृह विज्ञान का पेपर कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो अब कौन सा ट्रिक लगाओगे, इस वीडियो के माध्यम से पूरा पेपर एकदम 21 फरवरी वाले पेपर को लिख करने जा रहा हूं, जो कि 70 में 70 यहां से पक्का होने वाला है। फुल सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, चाहे आप सभी का खंड अ हो और चाहे आप सभी का खंड ब हो, पूरा पेपर भैया सॉल्यूशन के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। कॉपी का फ्रंट पेज कैसे भरना है इसका भी तरीका आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। तो आइए बच्चों बिना टाइम को वेस्ट किए सेशन की शुरुआत करेंगे और बिल्कुल ऐसा ही 2026 का ओरिजिनल पेपर बन करके आएगा, ठीक ना। सबसे पहले बात करेंगे, जैसे ये पेपर आपके हाथों में आएगा क्या करना है, यहां पर अपना अनुक्रमांक मतलब कि रोल नंबर और यहां पर अपना नाम एकदम अच्छे तरीके से भर देना है। अब साथियों पेपर आपका 70 नंबर का होगा, समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट। अब इतने सारे समय में पूरे पेपर को सॉल्यूशन करना होगा, उससे पहले यहां पर कुछ नोट और निर्देश दिया गया है। अब एक एक निर्देश को आपको यहां पे ध्यान से पढ़ करके सारा पेपर का सॉल्यूशन यहां पे करना होगा, तभी जाकर के पूरे मार्क्स यहां से ला पाएंगे। अब साथियों बात करेंगे खंड अ। जो पेपर बनेगा 2 खंडों में रहेगा, एक तो भैया खंड अ, दूसरा आपका खंड ब रहेगा। अब खंड अ में 20 नंबर के 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर ओएमआर आंसर शीट पर करना होगा। आइए आराम आराम से समझते हैं किस तरीके से आपको तैयारी करके जाना है। पूरा पेपर एकदम रट करके चले जाइए। ये वायरल पेपर मैं लिख कर रहा हूं, जो कि पेपर से पहले आप लोग देख करके चले जाइए। पहला हमारा क्वेश्चन बच्चा पूछा गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपया है तो इसी प्रकार के 12 पुस्तकों का मूल्य बताइए। अगर एक पुस्तक का मूल्य 35 रुपया है तो 12 पुस्तक का मूल्य कितना होगा, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो क्या करना है, सिंपली आपको 35 में 12 से गुणा कर देना है। 35 गुना का 70 और ये आपका हो जाएगा 35 और इसको जोड़ देंगे, 0 हो जाएगा, 7 5 12 का 2 और 3 1 4, मतलब कि भैया कितना आ जाएगा 420 रुपया। पहला वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं सभी क्वेश्चन को रट करके चले जाइए, पेपर पूरा वायरल हो चुका है, ठीक ना। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या होता है, जल्दी से बताइए। बचत करना, व्यय पे कंट्रोल मतलब कि नियंत्रण करना, आय की जानकारी प्राप्त करना, या इनमें से सभी। बिल्कुल इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्योंकि भैया हम पारिवारिक बजट इसीलिए तो बनाते हैं ताकि हम अपने बचत का ज्ञान कर पाए, हम कितना खर्च कर पा रहे हैं उस खर्चों को कंट्रोल कर पाएंगे और हमारा इनकम कितना हो रहा है इस बात की भी हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। मतलब कि उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है जरा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि घर की सफाई करने के बाद कूड़े को क्या करना चाहिए, ठीक ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेपर में पक्का यही फंसेगा, ठीक ना। घर में रखना चाहिए कूड़े को कि सड़क पर फेंकना चाहिए, कूड़ेदान में डालना चाहिए या नाली में बहाना चाहिए। तो भैया घर की सफाई करने के बाद कूड़े को कहाँ रखना चाहिए, तो कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। क्या करना चाहिए कि कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से एक एक प्रश्न का सलूशन एकदम आराम से समझेंगे, उसके बाद खंड ब का भी सलूशन यहाँ पे समझ लेंगे, पूरा 70 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, HO2, HO या H2O या 2HO। तो क्या हो जाएगा बच्चों, जल का केमिकल फार्मूला होता है H2
ओ होता है। मतलब कि तीसरा वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है एकदम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 10 जून को, 15 जून को, 5 जून को या 2 जून को। तो भैया पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। हर बच्चों को ये क्वेश्चन पता होना चाहिए वरना गए काम से। मेरे भाई अगर टॉप करना चाहते हो तो सारा क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि अब तो समय बिल्कुल भी नहीं रहा है, ठीक ना। सभी क्वेश्चन को रट करके चले जाइए, एकदम बढ़िया सा 2-4 बार पूरा वीडियो को देख के चले जाइए। अगला है क्वेश्चन, एटीएस अथवा टीट बैग का इंजेक्शन किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है, टिटनेस, डिप्थीरिया, हैजा या तपेदिक। तो भैया एटीएस कहेगा अच्छा है, टीट बैग का इंजेक्शन कहेगा। दोनों रोग के लिए सेम रोग है, टिटनेस से बचाव के लिए लगाया जाता है टिटनेस। अब टिटनेस कैसे होता है, जब जंग लगे, ठीक ना, क्या बोलेंगे, जब जंग लगे, लोहे से कट जाता है, ठीक ना, हाथ पैर कट जाता है, तब तो हम क्या करते हैं, एटीएस यानी कि टिट बैग का इंजेक्शन लगवाते हैं ताकि आपको टिटनेस की बीमारी न हो जाए। समझ गए ना, पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि टाइफाइड रोग कैसे फैलता है, बताइए। साल्मोनेला टाइफी के माध्यम से, एनोफेलिज्म के माध्यम से, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के माध्यम से या बैसिलस पर्टुसिस के माध्यम से, ठीक ना। तो टाइफाइड फैलाने वाले जो भी जीवाणु होते हैं मेरे साथियों, वो होता है साल्मोनेला टाइफी। पहला वाला ऑप्शन एकदम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारा क्वेश्चन स्टार लगाइए, एकदम अच्छे तरीके से तैयार करके जाइए और 95% पाइए, ठीक ना। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि घर में सिलाई करने से बचत होती है, समय की, धन की, वस्त्र की या उपयुक्त सभी की। तो भैया अगर हम घर में सिलाई करते हैं तो समय, धन और कपड़ा सब कुछ बचेगा, मतलब कि यहाँ पे उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, जरा ध्यान दीजिएगा कि कपड़े पर निशान लगाना चाहिए पेंसिल के माध्यम से, मिल्टन चाक के माध्यम से, फ्रेंच चाक के माध्यम से या खड़िया या सफेद चाक के माध्यम से। तो कपड़े पर किसके माध्यम से निशान लगाना चाहिए, मिल्टन चाक के माध्यम से हम लोग निशान लगाते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं सबको स्टार लगाइए, एकदम अच्छे से तैयार करिए। अब की बार का टारगेट है 95% लाना, ठीक ना। हर बच्चा लाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं होती है, कोई भी ला सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, दूध होता है, हरी सब्जियां, दालें या खट्टे पदार्थों या खट्टे फल। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा, खट्टे फल हो जाएगा, यानी कि नींबू हो जाएगा या अचार हो जाएगा। इस प्रकार का जो भी फल होता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसमें से हमारा कौन सा विटामिन मिलेगा, विटामिन सी मिल जाएगा। यहाँ पे चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भोजन परोसने के लिए कौन सा, ठीक ना, आपको चम्मच का इस्तेमाल करना चाहिए, किसका इस्तेमाल करना चाहिए बताइए, हाथ की उंगलियों का, कांटेदार चम्मच का, लकड़ी की छुरी का या बड़ा चम्मच जिसको क्वेश्चन में लिखा गया है परोसने वाला चम्मच। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा चम्मच, यानी कि परोसने वाले चम्मच का इस्तेमाल करना चाहिए। किसके लिए, भोजन को परोसने के लिए। समझ गए ना। चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक माना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके इसको रख लीजिए कि भोजन पकाने में किसका इस्तेमाल करना हानिकारक माना जाता है, पानी का, सोडा का, चीनी का या नमक का। तो हम सोडा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि सोडा हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक पदार्थ होता है। सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रोगी का भोजन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए भाई बताओ, सुपाच्य होना चाहिए, चटपटा होना चाहिए, बिना पका हुआ होना चाहिए या गरिष्ठ भोजन होना चाहिए। तो रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सुपाच्य प्रकार का होना चाहिए, आसानी से पचने वाला होना चाहिए। पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गया ना। चलिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है। अस्थियां मतलब भैया क्या होता है, हड्डियां होती है, यानी कि बोन्स होता है, ठीक ना। तो हमारे बॉडी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है, 300, 206, 305 या 210। तो बिल्कुल यहाँ की राइट आंसर क्या हो जाएगा, 206 हड्डियां पाई जाती है यहाँ पर, ठीक ना। क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। इसी प्रकार से अगला हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, जरा ध्यान दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रोगी के लिए आहार, ठीक ना, व्यवस्था का क्या उद्देश्य होना चाहिए? संतुलित आहार देना, पोषण की कमी को दूर करना, अधिक ऊर्जा देना या उपयुक्त सभी। तो रोगी के लिए जो भी आहार का व्यवस्था होना चाहिए प्यारे साथियों, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्योंकि देखिए समझिए, एकदम संतुलित आहार देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक ना। और पोषण की कमी को दूर करने वाला आहार होना चाहिए। जो भी आपके बॉडी में पोषण की कमी है उन सभी कमियों को दूर करने वाला आहार होना चाहिए। और अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला आप सभी का भोजन होना चाहिए। इसलिए क्या हो जाएगा, चारों का चारों ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है साथियों, समझिएगा, कह रहा है कि सिल्वेस्टर विधि, ठीक ना, का प्रयोग किया जाता है हड्डी टूटने पर, बेहोश होने पर, डूबने पर या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक ना। बताइए, सिल्वेस्टर विधि का उपयोग हम करते हैं जब कोई इंसान बेहोश हो जाता है, ठीक ना, या हम ये बोल सकते हैं कि जब एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक ले जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सिल्वेस्टर विधि का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए इसको एक बार गूगल चेकआउट कर लेना क्या होगा। अगला है क्वेश्चन कि मानव मेरुदंड में कुल कितनी पृष्ठीय कशेरुक होती है, 6, 8, 12 या 10? तो भैया अगर कशेरुक की बात करेगा तो टोटल 12 कशेरुक होते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मांसपेशियों में अस्थिभंग के कारण क्या होता है, सूजन आ जाता है, दर्द आ जाता है, अंग निष्क्रिय हो जाता है या और उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, अगर मांसपेशियों में अगर अस्थि भंजन का गुण आ जाएगा तो अस्थि भंजन के कारण हमारे बॉडी में क्या आ जाएगा, सूजन तो आएगा ही, दर्द भी करेगा और अंग काम करना बंद कर देगा, यानी कि अंग हमारा निष्क्रिय हो जाता है, ठीक ना। उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है क्वेश्चन की थर्मामीटर की सहायता से हम पता लगाते हैं। अब क्या पता लगाते हैं भाई बताओ, नाड़ी की गति, श्वास की दर, शारीरिक तापमान या रक्तदाब। बताइए, थर्मामीटर के माध्यम से हम क्या करते हैं, शरीर का तापमान मापते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से तैयार करके चले जाएंगे। 70 में 70 मार्क्स यहीं से पक्का होने वाला है, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि खूंटी का मतलब होता है धुराग्र संधि कहां पर पाई जाती है। बताइए, कंधे में, कोहनी में, खोपड़ी में या घुटने में। बताओ, खूंटी या धुराग्र संधि कहां पर पाई जाती है, ये पाई जाती है बच्चों, ये खोपड़ी में पाई जाती है। ये अचल संधि क्या है, एक अचल संधि है जो कि चल नहीं सकती है, मुड़ नहीं सकती है। ये खोपड़ी कहां पर पाई जाती है, धुराग्र मतलब धुराग्र संधि कहां पर पाई जाती है, खोपड़ी में पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए अब मेरे प्यारे साथियों, अगला जो हमारा सेक्शन होता है ना, ये वाला सेक्शन खंड ब, ये 50 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का, 50 नंबर का, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, निर्देश देखिए समझते हैं। बोल रहा है कि प्रश्न संख्या 21 से लेकर के 26 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मैक्सिमम 25 शब्दों में देना होगा, लिखना होगा, ठीक ना। अब समझिए, अब ये वाला सेक्शन किस तरीके से हल कर सकते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्राई क्लीनिंग मतलब कि शुष्क विधि के 2 लाभ लिखिए, और ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस तरीके से कॉपी में क्या करना होगा, यहां पर हाशिया वगैरह खींच देना है इस तरीके से, और कॉपी आपको इस तरीके से एकदम अच्छे तरीके से रोल नंबर, अंकों में, फिर शब्दों में, विषय का नाम, प्रश्न पत्र वगैरह सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से भरना है। और भरने के बाद यहां पर आ जाएंगे खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, ठीक ना। क्या है, यह आपका लघुत्तरी वाला है या अति लघुत्तरी लिख सकते हैं। और प्रश्नोत्तर संख्या 21 है ना, तो 21 यहाँ पे लगा देना एकदम अच्छे से, और इस प्रकार का ब्लैक पेन का इस्तेमाल करके, ठीक ना। ब्लैक पेन या मार्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक ना। इतना चीज करने के बाद प्यारे बच्चों करना क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोला गया था कि ड्राई क्लीनिंग मतलब शुष्क विधि के 2 लाभ लिखना है, ठीक ना। 2 लाभ कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से लिखना होगा। कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे सबसे पहला लाभ कि नाजुक कपड़ों की सुरक्षा। सबसे पहला हमारा ये लाभ हो जाता है कि जो भी नाजुक प्रकार के कपड़े होते हैं उनको सेफ्टी मिल जाती है। और दूसरा है कि जिद्दी धाग को हट जाते हैं। तो इसमें लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा, यह विधि रेशम, ऊन और मखमल जैसे संवेदनशील कपड़ों के लिए सुरक्षित होता है क्योंकि यह पानी के उपयोग बिना होती है। यह पानी के उपयोग बिना होती है। पहले बोल रहा था शुष्क विधि में क्या करते हैं हम, बिना पानी के इस्तेमाल किए हुए कपड़ों क्या करते हैं, सफाई करते हैं।
अगला हमारा इसमें लिख देंगे जिद्दी दाग को हटा सकते हैं। इसमें लिखेंगे ड्राई क्लीनिंग में विशेष प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है जो कि जिद्दी धागों का हटा सकते हैं, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से हटा सकते हैं, ठीक ना। आराम से लिख देंगे दोनों बातें, 2 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया जरा ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन बच्चा ये पूछ रहा है, जरा ध्यान दीजिए कि सिलाई मशीन के 2 लाभ लिखिए। चलिए बताइए तो सिलाई मशीन के 2 लाभ कौन कौन से होते हैं, बिल्कुल किस तरीके से हल करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको लगाना होगा प्रश्नोत्तर संख्या 22, इस तरीके से लिख देंगे। इसमें लिखेंगे सिलाई मशीन की 2 मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं, इस तरीके से लिख देंगे। और 2 लाभ कौन कौन सा होगा, सबसे पहला होगा कि समय की बचत। अब सही बात है, सिलाई मशीन अगर घर पर रहेगी तो समय आपका बच जाएगा, ठीक ना। जो कि हाथ से जो काम करोगे वो मशीन से काम हो जाएगा, वो जल्दी होगा। इसमें लिखेंगे कि सिलाई मशीन की मदद से हाथ की तुलना में बहुत तेजी से कपड़े सिले जा सकते हैं, यह पहला लाभ हो गया। दूसरा लाभ ये लिखेंगे कि समानता और मजबूती। इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे कि मशीन से की गई सिलाई अधिक मजबूत, टिकाऊ और दिखने में एक समान सुंदर दिखाई देती है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, 2 लाभ लिख सकते हैं जो कि सिलाई मशीन के 2 लाभ, ठीक ना। आराम आराम से लिख देंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा, पूरा यहां से नंबर मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक ना। कहीं से कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया जरा ध्यान दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से तैयार करना है। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों पूछा गया है कि रेखांकित चेक किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है, रेखांकित चेक क्या होता है। इसमें लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 23 में लगा करके हेडिंग लगाना होगा रेखांकित चेक। और इसमें परिभाषा लिख दीजिए कि वह चेक जिसके ऊपरी बाहरी बाएं कोने पर 2 समानांतर तिरछी रेखाएं खींच दी जाती है, रेखांकित या क्रॉस चेक कहलाता है। क्या किया जाता है, अब देखो ये मान के चलिए अगर ये चेक रहता तो चेक के बाएं साइड में इस प्रकार से 2 रेखाएं खींच दी जाती है, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेखांकित चेक या क्रॉस चेक कहा जाता है। 2 तिरछी रेखाएं समांतर करके खींच दी जाती है। इस चेक के द्वारा किया गया लेन देन सुरक्षित माना जाता है, ठीक ना। कोई भी चेक हो, चेक के माध्यम से किया गया लेन बिल्कुल एकदम सेफ होता है, सुरक्षित होता है। अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन की प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया के बीच 2 अंतर को लिखिए। यह भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है। समझिए किस तरीके से लिखेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, आराम आराम से लिखेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा, बिल्कुल एकदम यहीं से नंबर मिलेगा। ये पूरा वायरल पेपर लेकर के आ चुका हूँ, ठीक ना। पूरा पेपर लिख कर रहा हूँ, आराम से देख करके चले जाइए, एकदम 65+ नंबर तो आ ही जाएगा साथियों, ठीक ना। इसमें लिखेंगे कि प्राकृतिक श्वसन तथा कृत्रिम श्वसन क्रिया में अंतर। अब क्या क्या अंतर होता है, प्राकृतिक श्वसन में लिख देंगे और इधर हम कृत्रिम श्वसन का हेडिंग लगा देंगे, लिख देंगे। प्राकृतिक श्वसन में लिखेंगे कि यह क्रिया सदैव तथा प्रतिक्षण होती रहती है और यह एक ही विधि के द्वारा होने वाली क्रिया होती है। यह एक ही विधि के माध्यम से होने वाली क्रिया होती है जो कि प्राकृतिक क्रिया होती है, ठीक ना। अब इसमें प्राकृतिक श्वसन समझ लिए। अब लेकिन कृत्रिम श्वसन में क्या होता है, तो यह क्रिया प्राकृतिक श्वसन में विघ्न पड़ने पर की जाती है तथा सीमित समय के लिए किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का तबीयत खराब हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, तो अब हम उसको क्या करते हैं, कृत्रिम प्रकार के सांस दिलवाते हैं, ठीक ना। और इसमें क्या होगा, कृत्रिम में यह रोगी की स्थिति एवं आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग विधियों के माध्यम से किया जाता है। लेकिन जो प्राकृतिक श्वसन होता है वो इंसान एक ही विधि का इस्तेमाल करता है जो कि अपने नाक से और मुंह से सांस लेता है। समझ गया ना, इस तरीके से तो हल करना है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया जरा ध्यान दीजिएगा। अब 25 नंबर हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अस्थिभंग के प्रकार केवल नाम लिखिए। क्या करना है, केवल नाम लिखना है कि हड्डियां टूटने के कई प्रकार हो सकते हैं, उन सभी का केवल नाम लिखना है, उनके बारे में चर्चा नहीं करना है, उनके बारे में एक्सप्लेन नहीं करना है। इसमें लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 25 लगा करके अस्थिभंग निम्न प्रकार के होते हैं या विभिन्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, बहुखंडी अस्थिभंजन, साधारण अस्थिभंजन, कच्ची अस्थिभंजन और जटिल अस्थिभंजन। ये 4 प्रकार के अस्थिया भंजन होती है। सभी के नाम लिख देंगे, यहाँ से 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा, 2 नंबर भैया पक्का मिल जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन कि प्राकृतिक चिकित्सा किसे कहते हैं, इसके बारे में समझाइए। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है। चलिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें लगा देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 26 का हेडिंग, प्राथमिक चिकित्सा की परिभाषा लिखेंगे कि किसी चोट या अचानक बीमारी की स्थिति में डॉक्टर के आने या अस्पताल पहुंचने से पहले दी जाने वाली तत्काल प्रारंभिक देखभाल है, जिसका लक्ष्य है स्थिति को बिगड़ने से रोकना, जीवन बचाना और व्यक्ति को आराम पहुंचाना, ठीक ना। ये तमाम प्रकार के हमारा लक्ष्य होता है ताकि हम इंसान को, ठीक ना,
स्थिति उसकी खराब होने से हम रोक सकते हैं, जीवन को बचा सकते हैं और व्यक्ति को आराम पहुंचा सकते हैं। मतलब इसको फर्स्ट एड बोला जाता है। डॉक्टर के आने से पहले जो हम जो इलाज करते हैं ना, अपने आप से जो इलाज करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? प्राथमिक चिकित्सा बोला जाता है। इतना बात क्लियर है? कहीं दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन प्यारे साथियों पूछा गया है, ये वाला लघु उत्तरी वाला सेक्शन होता है। इसमें क्या करना होगा? अब 27 से लेकर के 31 तक लघु उत्तरी प्रश्न रहेंगे, जिनका उत्तर मैक्सिमम 50 शब्दों में देना होगा। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि घर की सफाई के महत्व को स्पष्ट करिए। ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया है। आराम से समझिए किस तरीके से सॉल्व करना है आप सभी को, ठीक ना। चलिए इसमें लिखेंगे कि घर की सफाई का महत्व। इसमें लिखना होगा कि स्वास्थ्य रक्षा, सुखद वातावरण, कीट रोग नियंत्रण, मानसिक शांति और बेहतर जीवन शैली के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह बीमारियों से बचाता है, तनाव को कम करता है और उत्पादकता को बढ़ाता है, ठीक ना। इसमें लिख देंगे और उत्पादकता को क्या करता है भैया? बढ़ाता है। इसलिए हम क्या करते हैं? समय समय पर डेली बाई डेली हम क्या करते हैं? घर की सफाई करते हैं, ठीक ना। आगे लिखेंगे और घर को सुंदर एवं व्यवस्थित बनाता है, जिसके माध्यम से परिवार के सभी सदस्यों का शारीरिक और मानसिक कल्याण सुनिश्चित होता है। देख रहे हो ना कितना बढ़िया से टॉपर ने कॉपी लिखा है। अगर आप भी इस प्रकार से कॉपी का सोल्यूशन करते हो तो भैया टॉप तो आप ही कर जाओगे, ठीक ना। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि कलफ कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। अरारोट का कलफ लगाने की या बनाने की विधि के बारे में लिखिए। ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया है, ठीक ना। चलिए इसमें लिखेंगे कि कलफ कई प्रकार के हो सकते हैं। अब कौन कौन सा कलफ होता है जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखेंगे कि मैदा का कलफ और चावल का कलफ और अरारोट का कलफ, ये तमाम प्रकार के कलफ लगाने के तरीके होते हैं या कलफ के प्रकार होते हैं। अब आपसे पूछा गया है बच्चों कि अरारोट का कलफ बनाने की विधि बताइए, ठीक ना। किस तरीके से बनाते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखेंगे कि सबसे पहले एक बर्तन में थोड़ा सा अरारोट का पाउडर लिया जाएगा और उसमें थोड़ा ठंडा पानी मिला करके एक पतला और चिकना घोल बना लिया जाएगा, ठीक ना, ताकि कोई गांठ न रहे। अब एक अलग अलग बर्तन में पानी उबाले और जब पानी पूरी तरह से उबलने लगे तो उसमें अरारोट का तैयार घोल धीरे धीरे डालते हुए लगातार हिलाते रहें, ठीक ना। इसे तब तक पकाएं जब तक कि घोल पारदर्शी और गाढ़ा ना हो जाए, ठीक ना। इस तरह से हम क्या करते हैं? अरारोट का कलफ प्यारे साथियों बनाते हैं। यही आप सभी का मेथड होता है, विधि होता है, ठीक ना। इसी तरीके से कर देंगे, पूरा यहाँ से नंबर मिल जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, ठीक है ना। अब चलिए अगला जो हमारा प्यारे साथियों क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन 29 नंबर कह रहा है कि भोजन में कौन कौन से आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसकी क्या लाभ होता है, इसके बारे में लिखिए, ठीक ना। चलिए इसमें लिख देंगे कि भोजन में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी पाया जाता है। इस प्रकार से जो भी आपके पोषक तत्व पाए जाते हैं उन सभी पोषक तत्वों के बारे में यहाँ पे लिख देना होगा। अब कौन कौन सा लाभ होता है इसके बारे में लिखिए। अब एक ही चीज के बारे में लिख दीजिए कि क्या क्या पोषक तत्व से कौन कौन सा लाभ होता है। मान के चलिए पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? पहला कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में क्या करता है? तो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, मस्तिष्क के लिए ईंधन का मुख्य स्रोत माना जाता है, पाचन प्रक्रिया में भी ये हेल्प करता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन का हमारे बॉडी में क्या काम है? तो मांसपेशियां, ऊतकों के निर्माण, हार्मोन बनाने में ये मदद करता है। मांसपेशियां बनाएगा, ऊतक बनाएगा और हार्मोन भी बनाने का काम करेगा। वसा हमारे बॉडी में क्या करता है? ऊर्जा का केंद्रित स्रोत माना जाता है और विटामिन ए, डी, ई, के अवशोषण में ये वसा हमारा मदद करता है, हेल्प करता है। और विटामिन हमारे बॉडी में क्या काम करती है? तो शरीर के कार्यों जैसे कि दृष्टि, प्रतिरक्षा, ठीक ना, उपापचय और नियंत्रण करना, तमाम प्रकार के यहाँ पे चीजें होती है जो कि विटामिन काम करता है। और पानी का क्या काम है? तो शरीर के तापमान को कंट्रोल करना पानी का सबसे मुख्य काम होता है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? सभी पोषक तत्वों के लाभ लिख सकते हैं और नाम तो यहाँ पे आप बता ही दिए, ठीक ना। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चा, ठीक ना, जरा ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घर के कूड़ा करकट को हटाने व नष्ट करने के उपायों को स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया है, जरा ध्यान दीजिएगा। कैसे हल करेंगे? लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3 में कि घर के कूड़ा करकट को हटाने और नष्ट करने के उपाय। सबसे पहला उपाय लिखेंगे कि कचरे को अलग करना, ठीक ना। इसमें क्या लिखेंगे कि रसोई के फल, ठीक ना, सब्जी के छिलके, बचा हुआ खाना, अंडे के छिलके आदि को गीले कूड़ेदान में डालना, जबकि प्लास्टिक, कागज, गत्ते, धातु, कांच उन्हें सूखे कूड़ेदान में डालना होगा। तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं? घर के कूड़े करकट हटाने के उपाय हम कर सकते हैं। आगे और लिखेंगे कि कंपोस्ट बना करके हम इसको हटा सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं?
कंपोस्ट बनाकर, मैंने खाद बना करके, जैविक खाद के रूप में फलों सब्जियों के छिलके को घर पर कंपोस्ट बिन में डाल करके खाद बना सकते हैं, एक ये तरीका होता है। तीसरा है कचरा को कम करके, इसमें लिखेंगे कि प्लास्टिक का उपयोग कम करना, कागज का उपयोग कम करना और फालतू खरीदारी से हमें बचना चाहिए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, घर के कूड़े करकट को हटा सकते हैं, ठीक ना, और उसके नष्ट करने के उपाय भी हम बता सकते हैं। ये वाला तरीका अपनाओगे ना, पूरा यहाँ से 4 नंबर मिल जाएगा। अगला है प्यारे साथियों क्वेश्चन कि कंकाल तंत्र के विभिन्न कार्य लिखिए। कंकाल तंत्र का हमारे बॉडी में क्या क्या काम होता है, ठीक ना, उसके बारे में आप सभी को यहाँ पे लिखना होगा। कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 31 में कंकाल तंत्र के प्रमुख कार्य। अब कौन कौन सा कार्य होता है, सबसे पहला ये होता है कि सहारा और संरचना। कंकाल तंत्र क्या करता है भैया, सबसे पहले तो सहारा देगा और साथ में स्ट्रक्चर बनाएगी। इसमें लिखेंगे कि हड्डियां शरीर को एक ढांचा प्रदान करती है जिसके माध्यम से शरीर का आकार बना रहता है, शरीर का शेप साइज बना रहता है। सुरक्षा में भी ये काम करते हैं कंकाल तंत्र, जैसे कि खोपड़ी मस्तिष्क की, पसलियां हृदय की और फेफड़े की, ठीक ना, और कशेरुकी रीढ़ की हड्डियों की रक्षा करती है। इस प्रकार से हमारा जो भी खोपड़ी होगा वो मस्तिष्क का रक्षा करेगा, पसलियां हृदय और फेफड़े का रक्षा करेगा, और कशेरुकाएं जो होती है वो रीढ़ की हड्डी का सुरक्षा करती है। तीसरा हम लिखेंगे गति। गति में क्या लिखेंगे, कंकाल तंत्र का प्रमुख काम क्या हो जाएगा, गति करना भी हो जाएगा। हड्डियों के सहारे चलना, दौड़ना, झुकना संभव हो पाता है, जो कि गति के माध्यम से हो पाता है। और रक्त कोशिकाओं का निर्माण, इसमें क्या होगा भैया, अस्थि मज्जा, लाल रक्त कणिकाओं मतलब कि कोशिकाओं मतलब कि आरबीसी, सफेद रक्त कोशिकाओं या प्लेटलेट्स का उत्पादन करती है। इस तरीके से चारों के बारे में, चारों के काम लिख देंगे, पूरा यहां से नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए अब अगला जो हमारा क्वेश्चन प्यारे साथियों पूछा जाता है, ये 32 नंबर वाला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल सा क्वेश्चन है, ठीक ना, आराम से समझिएगा, बिल्कुल एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक ना। इसका क्वेश्चन का सलूशन यहाँ पे 100 शब्द में करना होगा। 6 नंबर की क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि एक गृहिणी का मासिक आय 30,000 रुपया है, वह प्रति माह 10% बचाती है, तो उसकी कुल वार्षिक बचत कितना होगा आपको बताना होगा, ठीक ना। वार्षिक बचत आपको यहाँ पे बताना होगा। किस तरीके से करेंगे, आना ही तो अथवा करके एक और भी क्वेश्चन पूछा गया है, गृह गणित क्या होता है, इसके महत्व के बारे में स्पष्ट तरीके से बताना होगा। ये भी क्वेश्चन 6 नंबर के हैं, ठीक है। तो चलिए किस तरीके से हल करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मासिक आय दिया है ना 30 वर्ष, अब कॉपी में कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे गृहिणी का मासिक इनकम आय 30,000 रुपया है, मासिक बचत 10% है, तो प्रति माह का बचत अगर रुपया में निकालोगे तो आय का 10%, आय मतलब भैया 30,000 का 10% निकाल लोगे तो 3,000 रुपया तो भैया एक महीना में बचा लेगी, ठीक ना, एक महीना में बचा लेगी 3,000 रुपया। लेकिन आप सभी से पूछा है ना कि कुल वार्षिक बचत मतलब कि एक साल में कितना होगा, तो वार्षिक बचत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक महीना में जो आपका खर्च निकल कर रहा है या बचत निकल कर आ रहा है, हम क्या कर देंगे 12 से गुणा कर देंगे, 36,000 रुपया माने सालाना निकल कर आ जाएगा जो बचा रही है, ठीक ना। इस तरीके से कर देंगे, पूरा यहाँ से सुपड़ा साफ हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला कि पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न कारण लिखिए, नहीं तो ये करके बताओ कि जल के विभिन्न स्रोत और जल बचत संरक्षण के उपाय लिखिए। अब दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का सलूशन यहाँ पे करना होगा। कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें लिख देंगे कि पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न कारण कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला औद्योगिकरण, परिवहन, जीवाश्म ईंधन का दहन, शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, अवैध खनन, ठीक ना, कृषि गतिविधियां, अपशिष्ट प्रबंधन, ये तमाम प्रकार के कारण हो सकते हैं जिसके माध्यम से हमारा पर्यावरण दिन प्रतिदिन दूषित हो जा रहा है और प्रदूषण हो रहा है, ठीक ना। औद्योगिकरण मतलब कंपनियां बसाने की वजह से धुएं धक्कड़ जो भी निकलते हैं ना, उसके माध्यम से हमारा वातावरण दूषित हो रहा है। परिवहन जो भी गाड़ियां के धुएं के माध्यम से भी हो रहा है। जीवाश्म ईंधन के जलने की वजह से हो रहा है। शहर बसाने की वजह से कूड़ा करकट आ जाएगा, इसके माध्यम से हमारा वातावरण दूषित हो रहा है। साथ में जितना ज्यादा जनसंख्या में विस्फोट होगा, वृद्धि होगी, उतना ही ज्यादा पर्यावरण में क्या होगा, प्रदूषण फैलेगा। अवैध खनन के माध्यम से भी हमारा पर्यावरण दूषित होगा और कृषि गतिविधियां के माध्यम से भी हमारा क्या हो जाएगा, वातावरण यानी कि पर्यावरण प्रदूषित होगा। और अंत में लिख देंगे अपशिष्ट प्रबंधन। इस तरीके से कर देंगे, पूरा यहाँ से नंबर मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बचा है बच्चों, 34 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर, 34 नंबर क्वेश्चन। और ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन 6 नंबर में पूछा गया है, तो आराम से निपटा सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि अर्ध तरल आहार क्या होता है, इसकी आवश्यकता कब पड़ती है और किसी एक प्रकार के तरल आहार को बनाने की विधि के बारे में लिखना होगा। 6 नंबर का इसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अर्ध तरल आहार क्या होता है भाई बताओ। तो वह आहार जो न तो पूरी तरह से ठोस होता है और न ही पूरी तरह से
पानी की तरह पतला होता है, माने द्रव के जैसा होता है, ठीक ना। चलिए, यह कमरे के तापमान पर गाढ़ा लेकिन बहने योग्य होता है, ठीक ना। इसमें नरम, ठीक ना, इसमें नरम चीजों का उपयोग किया जाता है जिन्हें चबाने के बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक ना। क्या लिख सकते हैं, नरम चीजों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना। आराम आराम से कर देंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक ना। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें कि अर्ध तरल आहार की आवश्यकता क्यों पड़ती है, बताइए। अर्ध तरल आहार की आवश्यकता पड़ती है बच्चों कि गले या मुंह की समस्या होने पर, पाचन संबंधी विकार मतलब बीमारी होने पर, सर्जरी करने के बाद ये हमारा काम पड़ सकता है, यानी कि गंभीर बीमारी या कमजोरी होने पर भी हम क्या कर सकते हैं, अर्ध तरल आहार का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पूर्ण तरल आहार माने, ठीक ना, या ठोस आहार अगर खाने में कोई प्रॉब्लम है, जैसे रोटी चावल हो गया, ठीक ना, अगर ये खाने में समस्या तो हम क्या कर सकते हैं, अर्ध तरल आहार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला आपसे से ये पूछा गया था कि किसी एक प्रकार के तरल आहार को बनाने की विधि के बारे में लिखना होगा, तो लिख सकते हैं सूजी की खीर काजी, ठीक ना। कहते हैं ना, इसको कैसे बना सकते हैं, इसके लिए बनाने की क्या क्या पहले सामग्री पड़ेगी, समझिएगा। सूजी के 2 बड़े चम्मच, दूध 1 कप, चीनी, पानी आधा कप, इतना चीज आप सभी को यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगा। और कैसे बनेगा विधि समझिए, इसमें लिखेंगे एक पैन में, ठीक ना, आधा चम्मच घी गर्म करें, ठीक ना, और सूजी डाल करके हल्का गुलाबी होने तक उसको भुना जाएगा, ठीक ना। पानी डालें और सूजी को अच्छे तरह से पकाएं, और जब सूजी फूल जाए तब हम क्या करेंगे, दूध डालेंगे और पकाएंगे अंत में, ठीक ना। और अंत में क्या कर देंगे, चीनी डाल देंगे और गुनगुना तरीके से परोस देंगे, ठीक ना। आराम से यहाँ से क्या हो जाएगा, आप सभी का एकदम तरीका से ये बनाने की विधि हो जाएगी, ठीक ना। चलिए, तो इसी तरीके से प्यारे साथियों को क्या करना होगा, कॉपी का सॉल्यूशन करना होगा। अगर आप इस तरीके से पूरा कॉपी एकदम अच्छे तरीके से लिख करके आते हो तो गारंटी दे रहा हूं कि आप लोग गृह विज्ञान वाले पेपर में 70 में 70 नंबर लेकर के आओगे, इस बात की पूरी गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, भूल जाते हो बाद में, ठीक ना। जितना हो सकेगा आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक ना। और चैनल पे अभी तक नए होंगे तो सब्सक्राइब भी आप लोग कर दीजिएगा, ठीक ना। और जो भी वीडियो पे अगर अच्छी बात या बुरी बात लगी हो या और कोई वीडियो चाहिए इससे संबंधित, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। क्या करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।